नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं इस पर। ये देखिए, हड़प्पा की मोहर, सेल खड़ी पत्थर की, है ना? और इस पर ये जानवरों की आकृतियां और वो लिपि जिसे कोई पढ़ ही नहीं सका आज तक। हाँ, बिल्कुल। ये शायद हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसकी सबसे जानी-मानी निशानी है। तो आज हम इसी सभ्यता की पुरातात्विक दुनिया में गहराई से उतरते हैं। उनके शहर, बर्तन, औजार सब कुछ देखेंगे। और ख़ास तौर पर वो सारी डिटेल्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। तारीखें, जगहें, खोजें, उनका मतलब क्या है? सही कहा। और ये जानना ज़रूरी है कि हमारी सारी जानकारी इन्हीं पुरातात्विक सबूतों पर आधारित है। मतलब जो खुदाई में मिला, चाहे वो ईंटें हो, बर्तन हो, कब्रें हो या मनके, कहानी इन्हीं से बनानी पड़ती है। अच्छा, तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले। हाँ, हड़प्पा ही वो पहला स्थल था जहाँ इस संस्कृति के स्पष्ट प्रमाण मिले। इसीलिए तो सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं। ये कब से कब तक थी? काफी लंबा समय था, है ना? हाँ, बहुत लंबा। अगर पूरा फैलाव देखें तो ये लगभग 6000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1300 ईसा पूर्व तक जाती है। पर जो इसका मुख्य चरण है, मतलब शहरी विकसित हड़प्पा काल, वो ध्यान में रखना है, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। और इससे पहले वाला आरंभिक और बाद वाला उत्तर हड़प्पा काल। हाँ, वो इसके बनने और फिर धीरे धीरे खत्म होने के दौर दिखाते हैं। और ये फैली कहाँ तक थी? सिर्फ सिंधु नदी के पास ही? नहीं नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा था। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, फिर भारत में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी यूपी तक फैला हुआ था। अरे वाह, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र। कितने स्थल मिले हैं लगभग? 2000 से भी ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। रांचीगढ़ी, जो शायद सबसे बड़ा शहर था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गनेरीवाला, ये कुछ बड़े नाम हैं। फिर लोथल, कालीबंगन जैसे स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतने बड़े इलाके में इतने लोग, तो फिर वो खाते क्या थे? और खेती कैसे करते थे? ये सब पता है हमें। हाँ, काफी कुछ पता है। अनाज में गेहूं, जौ, दालें, चना, तिल, ये सब आम था। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं। चावल के सबूत कम है, मतलब शायद उतना मुख्य नहीं था। और जानवर? जानवर पालते थे, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। इनके अलावा जंगली जानवरों जैसे हिरण, घड़ियाल और मछली का भी शिकार करते थे। खेती के बारे में क्या पता चला है? जैसे कालीबंगन का वो जुता हुआ खेत। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प सबूत है। कालीबंगन में जुते खेत के निशान मिले हैं, जिसमें हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। इससे लगता है कि एक साथ दो अलग-अलग फसलें उगाते थे। अच्छा, और सिंचाई? इलाका तो सूखा था। बिल्कुल, बैल का इस्तेमाल तो करते ही थे। मिट्टी के हल के मॉडल भी मिले हैं, चोलिस्तान और बनावली से। सिंचाई जरूरी थी तो नहरों के अवशेष मिले हैं शोरतुघई में, जो अफगानिस्तान में है। धोलावीरा में बड़े बड़े जलाशय मिले हैं पानी जमा करने के लिए। और कुओं का इस्तेमाल तो बहुत ही आम था। और शहर, मोहनजोदाड़ो की प्लानिंग के बारे में बहुत सुना है, वो ग्रिड पैटर्न वगैरह। वाकई कमाल की प्लानिंग थी। शहर एकदम नियोजित थे। अक्सर दो हिस्से होते थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, और एक निचला बड़ा शहर। दोनों के चारों ओर दीवारें होती थीं। और सड़कें? सड़कें और गलियां बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और सबसे अद्भुत थी उनकी पानी निकासी की व्यवस्था। ढकी हुई नालियां थीं। घरों से जुड़ी हुई? हाँ, घरों की नालियां गली की मुख्य नालियों से जुड़ती थीं। और ईंटें भी मानकीकृत थीं, मतलब एक तय अनुपात में बनी हुई पकी हुई ईंटें। और घर कैसे होते थे? अंदर से? घर का डिजाइन आंगन पर केंद्रित होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे, मतलब सड़क की तरफ वाली दीवारों में नीचे खिड़कियां नहीं होती थीं। और लगभग हर घर में अपना बाथरूम होता था, ईंटों के फर्श वाला, और अपना कुआं भी। हर घर में कुआं? मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले थे? करीब 700 कुएं। अंदाजा लगाइए। गजब। और दुर्ग पर क्या था? वो विशाल स्नानागार? हाँ, दुर्ग पर कुछ खास संरचनाएं थीं, जैसे एक बड़ा अन्न भंडार या मालगोदाम कह लीजिए, और वो प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, एक बड़ा सा आयताकार तालाब जिसकी दोनों तरफ सीढ़ियां थीं। शायद किसी खास धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा।
ये सब तो एक बहुत ही संगठित समाज की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्या समाज में सब बराबर थे या कुछ भेद था? कब्रों से कुछ पता चलता है? देखिए, कब्रों में आमतौर पर रोजमर्रा के बर्तन या कभी-कभी कुछ गहने मिले हैं, बहुत कीमती चीजें कम हैं। तो लगता है कि मृतकों के साथ बहुत सारा सामान दफनाने का रिवाज नहीं था। लेकिन विलासिता की चीजें तो थीं। हाँ, बिल्कुल। कुछ चीजें थीं जो महंगी थीं, दुर्लभ थीं या जिन्हें बनाने में खास तकनीक लगती थी, जैसे फेयॉन्स के बर्तन। फेयॉन्स एक तरह का कृत्रिम मटीरियल होता था, रेत और गोंद वगैरह मिलाकर पकाते थे। ये चीजें और सोने के गहने वगैरह ज्यादातर बड़े शहरों जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही मिली हैं, छोटी जगहों पर कम। तो हाँ, सामाजिक फर्क तो रहा होगा। और ये सब चीजें बनाते कहाँ थे? व्यापार कैसे होता था? कच्चा माल कहाँ से आता था? शिल्प उत्पादन में वो बहुत माहिर थे। चन्हुदड़ो जैसी जगहें तो लगभग पूरी तरह इसी काम में लगी थी। मनके बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहरे बनाना, बाट बनाना। मन के, वो कार्निलियन वाले लाल मन के बहुत मशहूर थे शायद। हाँ, कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी, कई तरह के पत्थरों से। और तांबा, सोना, शंख, फयोन से भी मनके बनाते थे, अलग अलग आकार के। कार्निलियन का वो लाल रंग भी खास तरीके से पत्थर को पका कर लाते थे। अच्छा, और कच्चा माल जैसे तांबा, सोना? कुछ चीजें स्थानीय थीं, जैसे मिट्टी, बाकी बाहर से मंगवाते थे। पत्थर, लकड़ी, धातु, इसके लिए वो या तो बैलगाड़ी जैसे साधनों से जमीनी रास्ते इस्तेमाल करते थे या नदियों और समुद्री तटों के रास्ते। कई बार तो कच्चा माल जहां मिलता था वहां छोटी बस्तियां ही बसा लेते थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट शंख के लिए, शोरतुगई लाजवर्द मणि के लिए, लोथल कार्निलियन के लिए। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना। बिल्कुल, खेतड़ी इलाके से तांबे के लिए उनके संपर्क थे। शायद ओमान से भी तांबा आता था, जिसे पुराने लेखों में मगान कहा गया है। ओमान मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था, मेसोपोटामिया तक। हाँ, पक्के सबूत हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है, जो शायद हड़प्पा क्षेत्र ही था। वहां से कार्निलियन, लाजवर्द, तांबा, सोना, लकड़ी जाने की बात लिखी है और हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। और ये मोहरें व्यापार में कैसे काम आती थी? ये लंबी दूरी के व्यापार के लिए बहुत जरूरी थीं, जैसे सामान की बोरी या बर्तन को बंद करके उस पर गीली मिट्टी लगाकर मोहर दबा दी जाती थी। इसे मुद्रांकन कहते हैं। इससे पता चलता था कि सामान किसने भेजा है और रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की। उन मोहरों पर जो लिपि है, उसका क्या स्टेटस है? पढ़ी जा सकी या नहीं? नहीं, वो लिपि आज तक एक रहस्य है, पढ़ी नहीं जा सकी है। छोटी छोटी लिखावटें हैं, शायद मालिक का नाम या पदवी हो। लगभग 375 से 400 अलग-अलग चिन्ह है। तो ये वर्णमाला तो नहीं है, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं? ये महत्वपूर्ण है। और बाट वजन के लिए? उनके बाट भी बड़े सटीक थे, अक्सर चौट नाम के पत्थर से बने, क्यूब के आकार के, बिना किसी निशान के। नीचे के बाट बाइनरी सिस्टम में थे, 1, 2, 4, 8, और ऊपर वाले डेसिमल सिस्टम में। ये भी उनकी संगठन क्षमता दिखाता है। इतना सब कुछ व्यवस्थित था तो कोई राजा, कोई शासक रहा होगा ना? ये बड़ा सवाल है और इस पर अलग-अलग मत है। देखिए, चीजों में एक रूपता, जैसे ईंटें, मोहरें, बाट, शहरों का नियोजन, बड़े निर्माण, ये सब किसी न किसी तरह के संगठन या सत्ता की ओर इशारा तो करते हैं। पर वो कौन था? पक्का नहीं कह सकते। एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, पर यह सिर्फ एक व्याख्या है। कुछ लोग मानते हैं कि कोई एक शासक नहीं था, बल्कि अलग-अलग शहरों के अलग-अलग शासक थे। कुछ मानते हैं कि एक ही राज्य था। अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। और फिर अचानक ये सब खत्म कैसे हो गया? लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, उस समय के बाद बदलाव दिखने लगते हैं। कई बड़े शहर खाली होने लगे या उनकी आबादी कम हो गई। वो खास चीजें जैसे बाट, मोहरें, वो विशेष मन के, वो बनने बंद हो गए। लेखन कला गायब हो गई। लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो गया। लोग कहाँ गए? ऐसा लगता है कि आबादी गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में बढ़ी, लेकिन संस्कृति बदल गई। मकान बनाने की तकनीकें साधारण हो गईं, बड़ी सार्वजनिक इमारतें बननी बंद हो गईं। एक तरह से शहरी जीवन से हटकर लोग ज्यादा ग्रामीण जीवन की तरफ चले गए। इसे ही उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। कारण क्या थे इसके? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, कई कारण माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जंगलों का कटना,
बहुत ज्यादा बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना या रास्ता बदल लेना, जमीन का अत्यधिक इस्तेमाल, शायद इनमें से कई कारण एक साथ जिम्मेदार हों। या हो सकता है कि वो केंद्रीय शक्ति ही खत्म हो गई हो जिसने सबको जोड़ रखा था। इसकी खोज की कहानी भी दिलचस्प है। कनिंघम इसे समझ नहीं पाए थे शुरू में। हाँ, कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, वो लिखित स्रोतों पर ज्यादा निर्भर थे। हड़प्पा से मिली मोहरों को वो इतिहास के ज्ञात कालखंड में फिट नहीं कर पाए। तो पहचान कब हुई? पहचान हुई 1920 के दशक में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की और एक जैसी मोहरें मिलीं। तब जॉन मार्शल, जो उस समय डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1924 में पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। और हाल में राखीगढ़ी में जो डीएनए शोध हुआ है, उसका क्या महत्व है? जी। राखीगढ़ी का डीएनए शोध बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मिले कंकालों के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग काफी हद तक यहीं के मूल निवासी थे, जिनकी जड़ें इसी उपमहाद्वीप में हजारों साल पुरानी हैं। आज के दक्षिण एशियाई लोगों में उनका बड़ा आनुवांशिक योगदान है। तो इसका मतलब आर्य आक्रमण वाला सिद्धांत? ये शोध उस सिद्धांत को, मतलब किसी बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के आने और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने वाले विचार को चुनौती देता है। ये हजारों साल की एक आनुवांशिक और सांस्कृतिक निरंतरता की तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर भी कई सवाल हैं ना। लिपि तो अभी भी पढ़ी नहीं गई। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो लिपि का ही है। उसके बिना हम उनकी भाषा, उनके विचार, उनका समाज ठीक से नहीं समझ सकते। धार्मिक मान्यताएं कैसी थीं, शासन कैसा था, ये सब अभी भी काफी हद तक अनुमान पर आधारित है। तो अगर संक्षेप में देखें, हड़प्पा सभ्यता एक बेहद विकसित शहरी संस्कृति थी। इसका नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, मानकीकृत ईंटें और बाट, विस्तृत व्यापार नेटवर्क और अनोखी लिपि, ये सब यूपीएससी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल, कालक्रम, खास खोजें और पतन के संभावित कारण, ये सब याद रखने होंगे। एकदम सही। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर राखीगढ़ी जैसे सबूत हजारों साल की निरंतरता दिखाते हैं, तो फिर वो पूरा शहरी ढांचा, वो लिपि, वो मानकीकृत व्यवस्था, ये सब लगभग 1000 साल के लिए गायब क्यों हो गया? और बाद की संस्कृतियों में इतना बदलाव क्यों आया? ये जो बीच का गैप है, ये हमें इस क्षेत्र की संस्कृतियों के लचीलेपन और परिवर्तन के बारे में क्या बताता है?